नमस्कार, आप हैं वीआईपी न्यूज के साथ और मैं हूं शीरीन सिद्दीकी। बढ़ते हैं इस वक्त की खास बुलेटिन की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित समारोह में राजीव युवा मितान क्लब योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत राज्य की सभी ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में चरणबद्ध रूप से कुल 13,269 राजीव युवा मितान क्लबों का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के प्रारंभ में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। समारोह में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम भी वहां मौजूद रहे। वहीं खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल वर्चुअल रूप से जुड़े। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। बैरिस्टर छेदीलाल के योगदान को याद करते हुए बघेल ने कहा, युवाओं में राष्ट्रीयता की भावना जागृत कर स्वतंत्रता आंदोलनों से जोड़ने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कानून की उच्च शिक्षा प्राप्त की, लेकिन महात्मा गांधी के आह्वान पर वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ठाकुर छेदीलाल जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे सिद्धहस्त, लेखक, पत्रकार, संगीतज्ञ, कर्मठ नेता और स्वाधीनता संग्राम के सच्चे सेनानी थे। वे संविधान सभा के सदस्य भी रहे। बिलासपुर अंचल में जागृति फैलाने के लिए उन्होंने रामलीला के मंचन से राष्ट्रीय रामायण का अभिनव प्रयोग किया। समाज के लिए किए गए उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ प्रदेश कार्य समिति की पहली बैठक आज आयोजित की गई। भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हुई इस बैठक में व्यापारियों और कारोबारियों के विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कोरोना काल के दौरान व्यापारियों की दुकानों का बिजली बिल व संपत्ति कर माफ करने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इसके साथ ही व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन की मांग को लेकर भी चर्चा की गई। इस बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व मंत्री राजेश मुड़त सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। जो प्रदेश सरकार ने संपत्ति कर आधा करने की बात कही थी, बिजली बिल हाफ करने की बात कही थी और टैक्स फ्री स्टेट की जो बात की गई थी, उसमें से कोई भी काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उल्टा परिवहन चौकी वगैरह लाद दी गई है, जिसके कारण व्यापारियों को ट्रांसपोर्टिंग से माल आने में देरी होती है। जगह जगह बैरियर में छापेमारी और अवैध उगाही होती है। और संगठनात्मक चर्चा भी आज हमारी बैठक में होने वाली है, जिसमें हम अपने संगठन को जिला लेवल पे और मंडल लेवल पे भी हम लोग मजबूत करने वाले हैं। सरकार से मांग पूरी कराने के लिए हम लोग जरूरत पड़ेगी तो 5-10 हज़ार व्यापारियों का एक सम्मेलन भी आयोजित करने वाले हैं और प्रत्येक जिलों में बैठक आयोजित करके ज्ञापन देने वाले हैं। सीजीपीएससी 2019 के रिजल्ट शुक्रवार शाम जारी कर दिए गए हैं। इस बार 26 साल के नीरनिधि नंदेहा ने टॉप किया है। उन्होंने 988 मार्क्स के साथ प्रदेश की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा की इस परीक्षा में बाजी मार ली। लोक सेवा आयोग ने 242 पदों के लिए परीक्षा ली थी। इसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले 700 से अधिक कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। जल्द ही इनकी रैंक और आरक्षण के नियमों के आधार पर पोस्ट अलॉटमेंट की लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। इस बार टॉप 10 मेरिट लिस्ट में 7 लड़कियां भी शामिल हैं। टॉपर नीरनिधि के अलावा सृष्टि चंद्राकर, सोनल डेविड, गगन शर्मा, रुचि शार्दुल, वर्षा बंसल, हर्षलता शर्मा, अर्शी मिश्रा, आकाश शुक्ला, मधुलिका डिक्सेना ने टॉप 10 में जगह बना ली। गौरतलब है कि 2019 की मुख्य परीक्षा 15, 16, 17 और 18 मार्च को ली गई थी। इसके बाद 732 लोगों को इंटरव्यू के लिए चुना गया था। 2 सितंबर से 17 सितंबर तक इंटरव्यू के बाद रिजल्ट जारी किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सेवा परीक्षा 2019 में सफल सभी अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा 17 सितंबर को लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के उपरांत राज्य सेवा परीक्षा 2019 के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि परीक्षा में असफल हुए अभ्यर्थी किसी तरह से निराश न हो, अधिक लगन तथा उत्साह के साथ सफलता के लिए निरंतर प्रयास में जुटे रहें।
छत्तीसगढ़ में पीएससी ने 2019 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। रायपुर के रहने वाले नीरनिधि नंदेहा ने पहला स्थान हासिल किया। हमारे संवाददाता खोमन साहू ने नीरनिधि नंदेहा और उनके माता पिता से उनकी सफलता पर खास बातचीत की। सीजीपीएससी 2019 का रिजल्ट आ चुका है और जो टॉप किया नीरनिधि नंदेहा वो हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। सबसे पहले आपको वीआईपी न्यूज़ तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आपको अभी? काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी पूरी तरीके से वो फीलिंग मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया हूँ कि रैंक 1 आ गई है। तो अब धीरे धीरे जैसे दिन जाएगा, दोस्तों और रिलेटिव्स का आना जाना लगा रहेगा, तो वो फीलिंग धीरे धीरे सिंक इन होगी। किस तरीके की तैयारी करते थे, क्या शेड्यूल रहता था आपका पढ़ाई का? जी, मैं काफ़ी अनऑर्थोडॉक्स शेड्यूल बोलेंगे, जो टिपिकल टॉपर्स का जो एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है वैसा बिल्कुल नहीं होता था। लोगों का कहना है कि सुबह से उठ के पढ़ना चाहिए, लेकिन मेरी पढ़ाई दोपहर 12:30 बजे से स्टार्ट होती थी। मैं 12:30 बजे नालंदा परिसर जाता था और रात को 12:30 बजे तक आता था। और इसके बीच में ब्रेक स्ट्रेस को हटा के, लंच ब्रेक, शाम का इवनिंग स्नैक का ब्रेक हटा के मैं लगभग 6-6.5 घंटा पढ़ता था रोज़। और प्रिपरेशन का जो मेन मेरा फोकस था वो हमेशा से मुख्य परीक्षा मेंस एग्जामिनेशन ही रही। पढ़ाई में फोकस करते थे, उस समय प्रेशर रहता था, उसको फील करने के लिए, टालने के लिए क्या कुछ करते थे आप? जी, नालंदा परिसर का ऐसा माहौल रहता था कि उसमें सारे बच्चे सेम ही गोल को चेस करते रहते हैं। तो जब भी कोई स्ट्रेस होता था, कोई सेटबैक होता था, तो सब आपस में मिलकर बात कर लिया करते थे। और साथ ही मेरे स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड का भी बहुत अच्छा नेटवर्क था, तो सबसे मेरी बातें चलते रहती थी। ग्रुप स्टडी करते थे कि सिंगल स्टडी करते थे आप? जी, मैंने तो सिंगल स्टडी ही करी, लेकिन जिस प्रकार से कोरोना का लॉकडाउन लगा तो वहाँ पे हमने ग्रुप स्टडी, ऑनलाइन ग्रुप स्टडी चालू करी, जिसमें हम एक टॉपिक डिसाइड कर लेते थे और जूम मीटिंग में हम डिस्कस किया करते रात को 10 से लेकर 11 के बीच में। उसके माता पिता भी हमारे साथ हैं। सर, कैसा लग रहा है आपको अभी? मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि मेरे बेटा ने सीजीपीएससी में रैंक 1 लाया है। उनकी माता जी भी, उनसे ही बात करना चाहेंगे। मैम, अभी आप कैसा फील कर पा रहे हैं? बहुत गर्व कर रही हूँ मेरे बेटे पर, और फर्स्ट रैंक लाया, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। मेरे परिवार, मेरे घर, मेरे मोहल्ले वासियों को सब गर्व है। और नीर जो है पहले से ही बहुत होशियार था पढ़ने में, तो उम्मीद भी हम लोगों की थोड़ी अलग ही थी कि अच्छा करेगा, और आज अच्छा करके दिखाया। लास्ट सवाल आपसे है, जो सिविल सर्विस की जो तैयारी कर रहे हैं युवा, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? जी, मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है तो बिल्कुल भी हार नहीं मानिए, अपनी पूरी एनर्जी मुख्य परीक्षा पे लगाइए और लास्ट में यही आपको जीत दिलाएगा। तो ये देख सकते हैं कि नीरनिधि नंदेहा का साफ तौर पर कहना है कि जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको पूरी फोकस अपने पढ़ाई पर करनी चाहिए। कैमरा पर्सन अमीन कुरैशी के साथ मैं खोमन साहू, वीआईपी न्यूज़, रायपुर। राजधानी रायपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज पार्टी नेताओं की अहम बैठक रखी गई। इस बैठक में भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सहित तमाम पदाधिकारी शामिल रहे। बैठक के बाद भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने बताया कि आज की बैठक में सेवा और समर्पण अभियान की समीक्षा की गई। इसके साथ ही पार्टी की आगामी रणनीतियों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। जो बैठक हुई वो सेवा और समर्पण अभियान जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने उद्घाटन किया, उसकी समीक्षा हुई है। और कोरोना की पहली लहर और कोरोना की दूसरी लहर, दोनों में भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने प्राण का भी नॉट केयरिंग फॉर देयर लाइव्स, उन्होंने सभी ने सेवा के कार्यक्रम में जुड़ गए थे। बैठक में माननीय शिव प्रकाश जी, हमारे प्रभारी पुरेंद्र जी और नवीन जी की उपस्थिति में प्रदेश अध्यक्ष जी और हम सभी लोग उपस्थित थे। मूलतः जो कार्यक्रम अभी चल रहे हैं, जिसका एग्जीक्यूशन देख रहे हैं, हम लगातार कार्यक्रम जो 17 तारीख से 7 तारीख तक प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन और 20 साल की कार्यकाल का कर रहे हैं। तो मोटा तौर में यही स्वरूप है कि इसका क्रियान्वयन बेहतर हो, ब्लड डोनेशन कैंप हो और दूसरे। प्रदेश में लगातार डेंगू अपने पैर पसार रहा है। राजधानी रायपुर में तो डेंगू से पीड़ित मरीजों के आंकड़े अब चौंकाने लगे हैं। अब तक 480 से ज्यादा डेंगू के मरीज छत्तीसगढ़ में मिल चुके हैं, जिनमें से अकेले रायपुर में ही 424 मरीज हैं। पिछले 48 घंटों में रायपुर में 20 से ज्यादा डेंगू के नए मरीज मिल चुके हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 5 से ज्यादा लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है।
पिछले साल की तुलना में इस साल डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से भी राजधानी में लगातार डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। डेंगू के मरीजों की संख्या में हो रहे इजाफे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की ओर से आयुर्वेदिक कॉलेज और जिला अस्पताल में बेड भी आरक्षित कर दिए गए हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में लगातार डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। डेंगू से बचाव और लगातार भयावह होती स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की ओर से आयुर्वेदिक कॉलेज और जिला अस्पताल में मरीजों के लिए बेड आरक्षित किए गए हैं। आयुर्वेदिक कॉलेज में जहां 10 बेड आरक्षित है, वहीं जिला अस्पताल पंडरी में 50 बेड आरक्षित है। इलाज से बेहतर बचाव है और यदि लोग वो पानी की समस्या जो ठहराव की उसको यदि ध्यान देते हैं, मच्छरदानी का उपयोग करते हैं, रिपेलेंट क्रीम लगाते हैं, पूरी स्लीव वाले कपड़े पहनते हैं, फुल पैंट पहनते हैं, तो काफ़ी हद तक बीमारी से गंदगी भी घर में न रहे तो बचा जा सकता है। फिर भी कुछ केसेस तो आते ही हैं और अभी थोड़े केसेस बढ़े हैं, तो हमने जिला अस्पताल में जो कोरोना के लिए अभी नया वार्ड बनाया है ना, 50 बिस्तर हैं हमारे पास वहाँ पे, क्योंकि कोरोना के मरीज तो अभी हैं नहीं, तो अभी हम उनको आरक्षित कर दिए हैं। हाल के दिनों में रायपुर में लगातार हुई बारिश के बाद डेंगू के मरीज एकाएक बढ़ गए हैं। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के अमले के लोग पहले ही जिले के निचले इलाकों में शिविर लगाकर डेंगू टेस्ट कर रहे हैं। दवा का भी छिड़काव किया जा रहा है। जिला अस्पताल में कोविड की तीसरी लहर के मद्देनजर बनाए गए 50 बेड्स को डेंगू मरीजों के लिए इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी वर्तमान में जिला अस्पताल में 11 डेंगू के मरीज भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। प्रदेश में लगातार जो है डेंगू के मरीज में इजाफा हो रहा है। इस समय हम जिला हॉस्पिटल में खड़े हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मरीज जो है वो भर्ती हैं। ये वार्ड जो है कोविड पेशेंट के लिए आरक्षित किया गया था, लेकिन अब क्योंकि कोविड के पेशेंट अभी नहीं के बराबर हैं, तो डेंगू मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कैमरा पर्सन होरीलाल साहू के साथ वीआईपी न्यूज़ से पद्मा कुलदीप। वीआईपी न्यूज़ में फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होते हैं। बस्तर यानी घने जंगल, बस्तर यानी हरितिमा, बस्तर वनवासी, बस्तर जो कभी था अबूझ, अब शासन की सूझबूझ से बढ़ रहा है प्रगति पथ पर। बस्तर प्रगति के कई स्तर, देखिए बस्तर की हर खबर अब वीआईपी न्यूज़ पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब देखिए कार्यक्रम सुभाष की बात। छत्तीसगढ़ पीएससी के परिणाम आ चुके हैं और इस परिणाम में 242 जो प्रतिभागी हैं वो सफल हुए हैं, जिनकी सूची जारी हुई है। और एक बार फिर लड़कियों ने ये साबित किया है कि वो लड़कों से बेहतर हैं। जो टॉप 10 की सूची है उसमें 10 में से 7 जो है वो लड़कियां हैं। दरअसल ये जो लड़कियां हैं इसमें एक बात बहुत कॉमन है, चाहे लड़के हों लड़कियां हों, जो पीएससी या यूपीएससी में भाग लेते हैं उसमें से बहुत सारे लोग अपने पूरी पढ़ाई लिखाई के बाद या पढ़ाई लिखाई के दौरान वो बहुत सारी कोचिंग अटेंड करते हैं या अपने को फोकस करते हैं। इस बार बहुत सारे जो सफल कैंडिडेट हैं उन्होंने इसका क्रेडिट अपने यहाँ की लाइब्रेरी को भी दिया है। कुछ लोगों ने जो वाचनालय हैं जो 24 घंटे की लिए उपलब्ध हैं, चाहे वो रायपुर का हो, चाहे जगदलपुर का हो, चाहे अन्य ज़िलों में, तो वहाँ पढ़ने को क्रेडिट दिया है। पर दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो ऑलरेडी सरकारी नौकरी में थे और उन्होंने कोशिश की कि वो जिस पद पे हैं उससे बेहतर सेवा में जाएं। दरअसल सरकारी नौकरियों के प्रति बढ़ता क्रेज पूरे देश में इस बात को बताता है कि चाहे सरकारी मशीनरी सरकारी व्यवस्थाओं को लाख कोसें, उसके बाद भी देश के युवाओं में सरकारी नौकरी के प्रति अभी भी सर्वाधिक क्रेज बना हुआ है। पिछले अगर दशक की बात करें तो लोगों ने प्राइवेट सेक्टर में चूँकि अच्छे पैकेज थे तो लोग वहाँ जा रहे थे, पर ये कोरोना काल आया और देखा लोगों ने कि प्राइवेट सेक्टर में बड़े पैमाने पे लोगों की नौकरी गई है और पैकेज भी कम हुआ है, बहुत जगह सैलरी कम की गई। तो अब फिर से एक बार लोगों को लगता है कि सरकारी नौकरी सुरक्षित है, अगर कुछ भी विपदा आएगी तो हमारी नौकरी बनी रहेगी और उसमें उसके बहुत सारे इतर लाभ भी लोगों को दिखते हैं। सरकारी नौकरी को लोग या सरकारी संस्थानों को लोग बहुत गाली बकते हैं। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं
वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते, वो सरकारी अस्पताल में नहीं जाना चाहते, वो सरकारी बस में नहीं बैठना चाहते, वो सरकार की तमाम चीज़ों को खारिज करते हैं। पर अभी कोरोना काल में उल्टा हुआ कि लोगों ने देखा कि जो सरकारी चीज़ें हैं वही लोगों के लिए सुलभ है। जो निजी क्षेत्र है वो इतना महंगा है, वो इतना महंगा होते जा रहा है कि अब अमेरिका जैसे होगा कि जिसके पास बीमा नहीं होगा वो आदमी अपना इलाज नहीं करा पाएगा। बच्चे का एडमिशन कराना उसको महंगा पड़ रहा है जो बड़े स्कूल हैं। तो सरकार ने देखा कि बड़े स्कूलों में किस मोह में लोग जा रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ने, तो सरकार ने यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार ने अंग्रेजी स्कूल खोला। एक बात हमने और भी देखा कि जो हमारे यहाँ नौकरी के प्रति जो बात थी, तो पहले लड़कियों को इसके लिए मना किया जाता था, पर अभी हम रिजल्ट देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पे लड़कियां भी सरकारी नौकरी की तरफ आ रही हैं। उनको लगता है कि इसमें हमारा जीवन सुरक्षित है। सरकारी संस्थान में जो लोग जाते हैं उनको मालूम है कि वहाँ पर किस तरह का काम होता है। जो लड़के चयनित होकर आते हैं, जब उनके इंटरव्यू हम पढ़ते हैं, बात सुनते हैं, तो लगता है कि व्यवस्था में बदलाव के लिए आए, पर धीरे धीरे वो सिस्टम में इस तरह व्यस्त हो जाते हैं कि जिस आम आदमी के नाम पर वो चुनकर आते हैं या जिन लोगों के की मेहनत के पैसे जो कर हैं उससे वो लोग, अगर जो लाइब्रेरी संचालित हो रही है या कोई सुविधा हो रही है, पर भविष्य में वो उसका ध्यान नहीं रखते और वो कहीं ना कहीं तमाम तरह की जो गड़बड़ियाँ उसमें शामिल होते हैं। छत्तीसगढ़ी में कहावत है कि 100 झूठ 1000 लबारी, ऐसे चले काम सरकारी। तो जो सरकारी काम है, सरकारी नौकरियां कम हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी नौकरियां हैं। अगर हम नौकरियों की बात करें तो मुझे याद आता है कि छोटे छोटे दरवाजे हैं और आदम कद इच्छाएँ, तो हमारी इच्छाएं अनंत हैं। जो रिजल्ट आया है और जो लोग शामिल हुए वो बताते हैं कि इसमें नेक टू नेक कंपटीशन है, बहुत तगड़ा कंपटीशन है और उसमें बहुत कम लोग आते हैं। तो सरकारी नौकरी में यदि हम बात करें तो अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ के अगर हम सब तरह की नौकरी जोड़ लें तो 4 साढ़े 4 लाख लोग यहाँ पर हैं। अगर हम केंद्र की नौकरियाँ जोड़ लें और केंद्र में मिलाकर सोचें कि कितने लोग होंगे तो उनकी संख्या भी 30-35 लाख से ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं सरकारी नौकरियों में उतने लोग नहीं खप रहे हैं जितनी ज़रूरत है। तो अब सवाल क्या है कि क्या सब लोग सरकारी नौकरी के पीछे जाएं? तो अभी सरकार ने इस मामले में एक नए तरह की सोच विकसित की है कि कौशल को वो प्रमोट कर रही है कि जो लोगों में कौशल है वो अपना स्टार्टअप अगर चालू करना चाहते हैं तो उसकी तरफ भी प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नई चीज़ की है कि जो यहाँ के अनुसूचित जाति जनजाति के जो बच्चे हैं और पिछड़े वर्ग के, उनके लिए कोचिंग की व्यवस्था की है कि वो यूपीएससी में पीएससी में सिलेक्ट हों तो उनके लिए, चूँकि वो प्राइवेट कोचिंग में जाते हैं इसलिए वो ना जाएं और उनको कोचिंग की व्यवस्था मिले। ऐसे समय जब सरकारी नौकरियां देश में बहुत कम हैं और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है तो इसका हल क्या है? इसका हल है कि स्वरोजगार के अवसर पैदा किए जाएं और प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जाए। पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश में कंपलसरी नोटिफिकेशन ऑफ द वैकेंसी, ये एक्ट था 1959 का, जिसमें कोई भी प्राइवेट संस्थान में अगर 25 से ज़्यादा लोग काम करते हैं तो उस संस्थान को अपनी रिक्तियों की जानकारी रोजगार कार्यालय को देना होता था। जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है तो इस एक्ट के अंतर्गत वो कार्रवाई नहीं हो रही है। प्राइवेट संस्थान में बड़े पैमाने पे पद रिक्त हैं जिनको वो भर लेते हैं और रोजगार कार्यालय की जो प्रासंगिकता वो ख़त्म हो रही है। अगर सरकार चाहती है कि वो अपने यहाँ के बेरोजगार युवाओं को या कम पढ़े लिखे लोगों को रोजगार देना चाहती, जो सरकारी क्षेत्र में संभव नहीं है, तो वो इस एक्ट के तहत जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ हो सकता है किसी को आईआईटी पास चाहिए, किसी को बढ़ई चाहिए, किसी को लोहार चाहिए, किसी को कोई और चाहिए, छोटे छोटे पद भी होते हैं बहुत सारे। तो यदि ये रोजगार कार्यालय में ये जानकारी आती है तो निश्चित रूप से वहाँ पर जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार कार्यालय उनकी एक लिस्ट तैयार करके वो जो प्राइवेट सेक्टर है जहाँ पर कि पद हैं उनको भर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार का अवसर मिल सकता है। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा नेताओं द्वारा लगातार 20 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रम और अभियान चलाए जा रहे हैं। आज भी सेवा और समर्पण अभियान के दूसरे दिन भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश के साथ भाजपा नेता रायपुर के जिला अस्पताल पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने सफाई अभियान चलाया। इसके साथ ही कुष्ठ रोग से पीड़ित मरीजों की बस्तियों में फल वितरण का कार्यक्रम भी किया। इस मौके पर उनके साथ रायपुर सांसद सुनील सोनी, श्रीचंद सुंदरानी, अमित साहू, भूपेंद्र सबन्नी सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए।
भारतीय जनता पार्टी रायपुर शहर जिले के द्वारा बोल बाबा गुरु घासीदास की, बोला गुरु घासीदास बाबा की, गुरु घासीदास बाबा की। जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम, गुरु घासीदास बाबा की जय। महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार संभालते ही स्वच्छता अभियान को एक महत्व दिया और पूरे देश में आज स्वच्छता अभियान की एक लहर आ गई। स्वच्छ रखने की एक आदत पड़ गई। विदेशों में हम जाते थे तो उस वक्त इस बात को हम मेंटेन करते थे कि कहीं पे कचरा न डालें, कहीं पे थूके ना, लेकिन ये परंपरा हमारे देश में नहीं थी। मोदी जी ने जब पहली बार शपथ ली थी, उसके 20 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में और बीच में हमारी पार्टी के विचारक, पूरे देश के अंदर पार्टी का विस्तार करने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस 25 सितंबर और इस देश को स्वतंत्रता के आंदोलन में अहिंसक तरीके से समाज को खड़ा करने वाले पूज्य महात्मा गांधी जी 2 अक्टूबर उनका भी जन्मदिन है। ये हुआ अगले 17 सितंबर से और 7 अक्टूबर तक पार्टी सेवा और समर्पण दिवस के रूप में मना रही है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा समर्पण कार्यक्रम के तहत 20 दिनों तक मना रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस देश भर में इसे बेरोजगार दिवस के रूप में मना रही है। इस कड़ी में प्रदेश के सारंगगढ़ में युवा कांग्रेस ने पदयात्रा निकाल बेरोजगारी पर केंद्रित नुक्कड़ नाटक का मंचन किया। सितंबर युवाओं के लिए बेरोजगार राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में आज युवा कांग्रेस मना रही है। देश की सरकार कुछ चंद उद्योगपतियों के कठपुतली बन चुकी है, जहां आज हमारी जो सरकारी संपत्तियां हैं उनको कौड़ियों के दाम पर बेचा जा रहा है। युवाओं को रोजगार देने की बात कहकर देश में सत्ता संभाली थी। आज 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा करने वाली मोदी सरकार कहां चुक गई है, युवा हम लोग जानना चाहते हैं। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, निजीकरण करके जो अपने उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए निजीकरण किया जा रहा है, जिसमें उद्योगपतियों को डायरेक्ट फायदा होगा और हमारे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ होगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश की भाजपा प्रभारी डी पुरंदेश्वरी आज रायपुर पहुंची हैं। यहां पहुंचते ही उन्होंने भाजपा नेताओं और पदाधिकारियों की बैठक ली है। जानकारी मिल रही है कि इस बैठक में आगामी रणनीतियों पर चर्चा की गई है। साथ ही धर्मांतरण पर सरकार को घेरने की भी रणनीति बनाई गई है। अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान पुरंदेश्वरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बनाए जा रहे सेवा और समर्पण अभियान के तहत कई कार्यक्रमों में शामिल भी होंगी। अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ का प्रदर्शन रायपुर के बूढ़ा तालाब में लगातार 2 दिनों से जारी है। इस प्रदर्शन में देश भर से आए कर्मचारियों का कहना है कि सरकार बनने से पहले कांग्रेस ने अनियमितीकरण का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद वादा पूरा नहीं कर रही है। छत्तीसगढ़ के संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर पूरे प्रदेश भर के कर्मचारी आज रायपुर के बूढ़ा तालाब धरने में मौजूद हैं। उन्हीं लोग से बातचीत करेंगे। क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? हमारा एक ही मांग है नियमितीकरण। कांग्रेस जन घोषणा पत्र में हमको नियमित करने का वादा सरकार ने किया है। नियमितीकरण तो दूर, एक तरफ से छटनी का प्रक्रिया चालू कर दिया है। हम ये चाहते हैं कि अभी जहाँ जहाँ भर्ती अपने हर प्रक्रिया में कर रहे हैं उस पर हमारे अनियमित कर्मचारी को आप लो और छटनी रोक दो। हम यही चाहते हैं, नियमितीकरण, छटनी। और जो विभागों में 5 साल हो गए अभी तक वेतन नहीं बढ़ा है, उस वेतन को आप बढ़ाओ। हमारा कहना यही है कि आपने जो वादा किया है उस वादा को पूरा करो। इसलिए सुरता का वादा कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को और पूरे कांग्रेस पार्टी के लिए हमने ये आंदोलन करके सांकेतिक आंदोलन किया है। कांग्रेस
सरकार कांग्रेस सरकार के बनने के बाद आपने क्या किनसे मिले हैं मांग को लेकर? हम लोगों ने महासंघ के माध्यम से मुख्य सचिव मुख्यमंत्री से मिलने का कई निवेदन किया, लेकिन किन्हीं के द्वारा हमारे लिए पहल नहीं किया गया है। और वर्तमान में हमारे अनियमित कर्मचारी साथियों की जो छटनी हो रही है वो लगभग 5000 की संख्या हो चुकी है। आज हम जो हड़ताल पे 2 दिनों से बैठे हैं, हमारी 3 सूत्री मांगी हैं, जिसमें नियमित भर्ती हो रही है उसमें समायोजन किया जाए, दूसरा छटनी हो रही है उसको रोका जाए और तीसरा वेतन वृद्धि किया जाए। इन 3 मांगों को लेकर हम आमरण अनशन पे 36 घंटे के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आगे क्या कुछ करने वाले हैं जैसे आप लोगों की मांग सरकार पूरी नहीं करती है तो? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि अपने वो वादा के अनुसार हमको तत्काल नियमित करें और जो विज्ञापन निकाले हैं भर्ती के लिए सारे विभागों उसको बंद करें। यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो हम यहाँ पे कोर कमेटी के जो मेंबर बैठे हैं हम आगे तत्काल बैठ के फैसला लेंगे और इसको आगे हम लड़ाई जारी रखेंगे। और जब तक का हमारी मांग पूरा नहीं होगा, नियमितीकरण नहीं होगा, हमारी जो 3 मांगे जो हैं अब अभी जो बताया हमारे माननीय संयोजक महोदय वो पूरा नहीं होगा, आगे हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये स्ट्राइक आगे हम एक्सटेंड कर देंगे। तो देख सकते हैं बड़ी संख्या में 2 अनियमित कर्मचारी हैं वो प्रदेश के बूढ़ा तालाब पहुंचे हुए हैं। उनकी मांग है कि जिस तरीके से सरकार ने सरकार बनने से पहले वादा किया था अब निभाने का वक्त भी आ गया है। उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि अगर सरकार फैसला नहीं लेती है तो आने वाले दिनों में वह उग्र प्रदर्शन करेंगे। कैमरा पर्सन अमीन कुरैशी के साथ मैं खोमन शाह हूँ, VIP न्यूज़ रायपुर। गरियाबंद के गांधी मैदान में सर्व हिंदू समाज के द्वारा बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में प्रदेश में बढ़ रहे तथाकथित धर्मांतरण के खिलाफ एक सभा का आयोजन कर जन आक्रोश रैली निकाली गई। इस रैली में जिले के सभी विकासखंड के हिंदू सनातन धर्म के नागरिकों के अलावा राजधानी रायपुर से हिंदू समाज के बड़े नेता भी शामिल हुए। रैली में शामिल सभी लोग जिलाधीश के कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिले के ADM को सौंपा। सर्व सनातन हिंदू महापंचायत की तरफ से सभी समाज के प्रमुखों को आज यहाँ बुलाया गया था। विषय तो आप सभी जान ही रहे हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का विषय अभी लगातार हम हिंदू समाज को जागृत करने के लिए कर रहे हैं और हम समाज प्रमुखों के साथ मिलकर के पूरे छत्तीसगढ़ के हर जिला केंद्रों पर यह जन आक्रोश रैली और ज्ञापन का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज गरियाबंद जिले में भी इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें आसपास के सभी खंड प्रखंड मंडल के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। धर्मांतरण को लेकर सर्व हिंदू समाज के द्वारा आज रैली निकालकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन दिए हैं और इनके माध्यम से हमको जानकारी हो रही है तो निश्चित तौर पे इनकी भावना को जो शासन स्तर पे कार्रवाई है वो शासन स्तर को भेजेंगे और जो जिला स्तर का है वो अन्य विभाग जैसे पुलिस विभाग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं इस तरह के आरोप लगा रहे थे तो उसको जिला स्तर पर कोऑर्डिनेट करके हम निश्चित तौर पे इनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। कांकेर जिले में एक बार फिर वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है। वन विभाग के पिंजरे में एक खूंखार आदमखोर तेंदुआ फंसा है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से इन तेंदुओं द्वारा लोगों को नुकसान पहुंचाने के साथ ही 2 व्यक्तियों को अपना शिकार भी बनाया गया था, जिसके बाद कुछ दिन पहले 2 तेंदुओं को वन विभाग की टीम ने पकड़ा था। वन विभाग द्वारा एक तेंदुए को सुरक्षित पकड़ा गया है, जिसके बाद क्षेत्रवासियों ने वन विभाग का आभार भी व्यक्त किया है। VIP न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।